आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग के सपोर्ट से और आप लोग के केयर करने की वजह से आज केमिस्ट्री कैरियर चैनल जो है मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ गया और उसको अप्रूवल मिल गया है कि वो कुछ ही दिन में जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा। ये वो वीडियो है जिसके पहले आने वाली वीडियो पे इसको अप्रूवल रिसीव हुआ। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बधाई देता हूँ और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं उनको भी बधाई देता हूँ। आज ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये एक स्पेशल ऑफर के तौर पे आपके लिए कर रहा हूँ। इस पे आने वाले क्वेश्चन या इस वीडियो पे कोई एक सेंटेंस का कमेंट और कोई क्वेश्चन के आंसर देखने वाले को स्पेशल ऑफर के तौर पर उसे कुछ प्राइस के फॉर्म में गिफ्ट किया जाएगा। और ये जब भी कोई भी इस पे कोई कमेंट करेगा या कोई भी इस पे कोई अपना आंसर रिप्लाई देगा तो उसको मेरी तरफ से कुछ पर्सनल गिफ्ट अमाउंट के तौर पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री कैरियर में केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में रेट के बारे में और एवरेज रेट के बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें पुटअप करे जाएंगे जो कि क्वेश्चंस आपको आंसर देने होंगे और उसमें आप प्राइज के हकदार होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था रेट के बारे में, तो रेट की डिफिनेशन बताई थी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of the reaction is called rate of the reaction rate of reaction। ये तो रेट की डिफिनेशन थी और हम यहाँ पे अब आपको रेट कितनी तरह के होते हैं और हम किस तरह से उसको डिटरमाइन करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है, इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, रेट रिएक्शन के रेट दो तरह से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। एक का नाम होता है एवरेज रेट और दूसरे का नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो एक रिएक्शन कंप्लीट होने में एक टाइम इंटरवल लगता है। अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो कंसंट्रेशन जो होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिक्रीज करती है। हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इसमें टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। जब टाइम जीरो होता है यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती है तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जो अमाउंट आप देते हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। मान लीजिए कि ये जो कंसंट्रेशन के वाई एक्सिस पे जो हमने प्लॉट किया है, किसी की कंसंट्रेशन यहाँ पे है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, आपने कोई भी अमाउंट दिया हुआ है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी कुछ सेकेंड पास होंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगी और रिएक्टेंट नीचे आने लगेगा। टाइम के साथ ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है। ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जा रही है। अब ये अगर हम यहाँ तक टाइम को कंसीडर करें, यानी कि ये ज़ीरो था यहाँ पे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स पहुँच गए हैं। तो एक ये लॉन्ग टाइम इंटरवल है 30 सेकंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में चेंज हुआ। कंसंट्रेशन में चेंज अगर आप देखेंगे तो ऊपर से ये नीचे की तरफ यहाँ तक आ गई कंसंट्रेशन में चेंज, ये चेंज भी ज़्यादा है। तो एवरेज रेट अगर ज़्यादा टाइम इंटरवल है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो उसे हम, या पूरी रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, पूरा रिएक्शन कितनी देर में ख़त्म हो रहा है, उसे हम एवरेज रेट के टर्म्स में इंडिकेट करते हैं। एवरेज रेट के लिए क्योंकि चेंज बड़ा होता है तो हम डेल्टा साइन का यूज़ करते हैं। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम भी ज़्यादा होता है, और डेल्टा टी। ये एवरेज रेट के लिए सिंबल हम देते हैं।
रेट इक्वल टू, निगेटिव साइन इसलिए लेते हैं कि हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ये निगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये डिक्रीज का साइन है। अगर यहीं पे हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो उसे हम प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। तो इंस्टैंटेनियस रेट और एवरेज रेट में यही डिफरेंस है कि एवरेज रेट में ज़्यादा टाइम इंटरवल होता है और ज़्यादा रेट में चेंज आता है। एक एवरेज लिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि शुरुआत में कंसंट्रेशन तेजी के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है और टाइम बढ़ता जाता है, तो कंसंट्रेशन का कम होना भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे अगर हम फर्स्ट सेकंड की बात करें, यहाँ पे ग्राफ को स्ट्राइक करें तो इतना चेंज आ गया, ऊपर से कम होकर के यहाँ तक आ गई। ये शुरुआत के सेकंड में लगभग आधी हो गई है कंसंट्रेशन, लेकिन उसके बाद अगर आगे की तरफ एक सेकंड और आगे जाते हैं तो अब चेंजेस देखेंगे तो सिर्फ इतना ही चेंज आता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है चेंज भी छोटा होता चला जाता है। अगर छोटे छोटे इंटरवल्स के बारे में हम चेक करते हैं, अगर छोटा इंटरवल लेते हैं, ये हमारा कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की यहाँ पे, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे थी। ग्राफ तो वैसे ही प्लाट करेंगे हम, लेकिन हमने छोटा सा इंटरवल लिया तो ये छोटे इंटरवल में इतना चेंज आया। फिर छोटा सा इंटरवल हमने लिया तो इतना चेंज आया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस को हम छोटे पार्ट में इंडिकेट करेंगे और डिफरेंशियल फॉर्म में इसको इंडिकेट करेंगे। तो डेल्टा की जगह हम उसको डी से इंडिकेट करेंगे, डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी। और इसके पहले भी हम अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो निगेटिव साइन लगाएंगे और इस रेट को हम इंस्टैंटेनियस रेट बोलेंगे। लेकिन अगर पूरे लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए करेंगे या सारे इंस्टैंटेनियस जो भी रेट्स आ रहे हैं उनका एवरेज निकालेंगे तो उसे हम एवरेज रेट बोलेंगे। अब हम इसको किसी रिएक्शन के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी एक कोई रिएक्शन लिखी हुई है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इसमें आप देख पा रहे हैं दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इनका एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी और दो प्रोडक्ट हैं सी एंड डी। अगर आप ए से रेट निकालना चाहें तो ए से निकाल सकते हैं, बी से निकालना चाहें तो बी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कैसे निकालना है, हम अगर एवरेज रेट का फार्मूला लिखना चाहते हैं, ए के टर्म्स में एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो आर एवरेज इक्वल टू, क्योंकि ए रिएक्टेंट है और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो हमें निगेटिव साइन लेना है। हम चूंकि एवरेज रेट निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा का साइन लेना है, यानी बड़ा चेंज होगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान और ज़्यादा टाइम इंटरवल होगा, डेल्टा टी लिखेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम इंस्टैंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं तो हर सेकेंड में उसका रेट अलग अलग आएगा। शुरुआत में इंस्टैंटेनियस रेट ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी टाइम पास होगा और टाइम बढ़ेगा तो इंस्टैंटेनियस रेट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर आर इंस्टैंटेनियस निकालेंगे तो भी हमें निगेटिव साइन लेना है ए के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे डेल्टा की जगह हमको डी का यूज करना है। ये छोटा टाइम इंटरवल है, छोटी कंसंट्रेशन है, डी कंसंट्रेशन ए अपान डी टी। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आपको थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल देते हैं, इससे कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको रिप्लाई करना होगा। सपोज कीजिए कि हमने रिएक्शन लिखी है 2A प्लस 3B गिव्स 5C। इसमें दो रिएक्टेंट हैं, ए बी रिएक्टेंट हैं और सी एक प्रोडक्ट है। अब हम इसमें से एवरेज रेट निकालना चाहते हैं या इंस्टैंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम इंस्टैंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं, तो हम ए के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे आर इंस्टैंटेनियस इक्वल टू, क्योंकि ए के टर्म्स में निकालना चाहते हैं और ए एक रिएक्टेंट है तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज,
ए के पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा, स्टोइकोमेट्रिक लगा हुआ 2, तो इसको हमें 1/2 लिखना पड़ेगा। जो भी कोएफिशिएंट लगा उसको 1/, करके लिखेंगे। और चूंकि इंस्टैंटेनियस निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे डी का यूज करना पड़ेगा, डी कंसंट्रेशन A/dt। उसी तरह से अगर हम बी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं, तो आर इंस्टैंटेनियस इक्वल टू, इसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है, और बी के पहले स्टोइकोमेट्रिक लगा है 3, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 1/3। और डी कंसंट्रेशन B/dt। अगर हम सी के टर्म्स में इंस्टैंटेनियस निकालना चाहते हैं तो हमें आर इंस्टैंटेनियस इक्वल टू सी, चूंकि एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के लिए हमें प्लस का साइन यूज करना होगा, और सी के पहले नंबर है 5, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/5। और डी कंसंट्रेशन C/dt। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहीं पे एवरेज रेट की बात करें तो अगर आर एवरेज हम ए के टर्म्स में निकालेंगे तो -1/2, और यहाँ पे डी की जगह हम डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन A/ΔT। डेल्टा यहाँ पे बड़े चेंज को इंडिकेट करता है और डी हमारे छोटे कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। चाहे आप ए से रेट निकालें, चाहे बी से निकालें, चाहे सी से निकालें, रेट की वैल्यू सारे इक्वेशन में इक्वल आए। दूसरी इक्वेशन लेते हैं। सपोज कीजिए N2 + 3H2 gives 2NH3। स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें R इंस्टेंटेनियस निकालना है और हमें H2 के टर्म्स में निकालना है, हाइड्रोजन के टर्म्स में निकालना है। अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा ये आंसर R इंस्टेंटेनियस H2 के टर्म्स में क्या आएगा। आगे दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है 2N2O5, it gives 4NO2 + O2। अब अगर हम इसमें से एवरेज रेट निकालते हैं तो अगर हम N2O5 के टर्म्स में एवरेज रेट लिखेंगे तो R एवरेज इक्वल टू -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन N2O5 अपॉन डेल्टा T। अगर हम NO2 के टर्म्स में लिखें, क्योंकि NO2 एक प्रोडक्ट के साइड में है तो उसमें प्लस का साइन लेंगे, R एवरेज इक्वल टू प्लस, इसके पहले नंबर है 4, 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन NO2 अपॉन डेल्टा T। और अगर O2 के टर्म्स में लिखते हैं तो R एवरेज इक्वल टू प्लस, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा कंसंट्रेशन O2 अपॉन डेल्टा T। अब स्टूडेंट्स हम देख क्या पा रहे हैं, इसमें तीनों से रेट तो वही आना है, यानी कि ये और ये तीनों इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R एवरेज इक्वल टू -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन O2 अपॉन डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये R किसी से भी निकालेंगे, R की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए, जिसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे, वो इक्वल आएगी। और हम कोई भी दो एक्सप्रेशन को इक्वल रख भी सकते हैं। अगर हम इसको और इसको इक्वल रखना चाहें तो रख सकते हैं, या इसको थर्ड वाले के साथ में इक्वल रखना चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि रेट का यूनिट क्या होता है, क्योंकि ऊपर हम कंसंट्रेशन रखते हैं और नीचे टाइम रखते हैं। ऊपर हमने जैसे लिखा है पहले वाले फॉर्मूले में डेल्टा कंसंट्रेशन N2O5,
और नीचे टाइम रखा है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, या मोल पर लीटर आप कह सकते हैं। और अपान में हम टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो अगर सही से इसको लिखते हैं तो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये रेट का यूनिट है। चाहे आप एवरेज रेट लिख रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट, चाहे आप एवरेज रेट लिखें या इंस्टेंटेनियस रेट लिखें, दोनों का ही यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही होगा, और ये यूनिट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि कभी कभी रिएक्शन मिनट में होती है तो मिनट में भी लिख देते हैं, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट में हमको सेकेंड ही लेना पड़ेगा। तो रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट हम क्या लिख पाएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका ये वीडियो, लेकिन इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप समझिए, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जो कि आपको प्राइज दिलाने में हेल्प करेगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक रिएक्शन लिखी हुई है N2 प्लस 3H2 इज टू NH3। इसमें दो वर्ड नीचे हमने मेंशन करें, वन इज डिसअपियरेंस, दूसरा फॉर्मेशन और अपीयरेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हमें इसको अच्छे से समझना है। जो रिएक्शन लिखी हुई है N2 प्लस 3H2 गिव्स टू NH3, जैसा कि ऊपर आप समझ चुके हैं कि N2 और H2 इसमें रिएक्टेंट है और NH3 प्रोडक्ट है। N2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और H2 की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। चूंकि N2 के पहले एक नंबर कोई लिखा है 1 और H2 के पहले नंबर लिखा है 3, तो रिएक्शन लिखी है N2 3H2। N2 के पहले यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, इसका मतलब 1 है यहाँ पे। H2 के पहले 3 मेंशन किया हुआ है और NH3 के पहले 2 मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब N2 की तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, H2 की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, लेकिन दोनों कंसंट्रेशन इक्वली डिक्रीज नहीं कर रही है। यानी N2 का डिक्रीज होना और H2 का डिक्रीज होना अलग अलग रेशियो में डिक्रीज होगा। डिक्रीज सिर्फ रिएक्टेंट ही हो सकते हैं, और NH3 डिक्रीज नहीं होगा, NH3 इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज वर्ड के लिए हम डिसअपियरेंस वर्ड यूज करेंगे, और इंक्रीज होने के लिए हम फॉर्मेशन या अपीयरेंस का वर्ड यूज करेंगे। यानी डिक्रीज क्या हो सकता है, N2 डिक्रीज हो सकता है, H2 डिक्रीज हो सकता है, और इंक्रीज क्या हो सकता है, NH3 इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमसे बोला जाए डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो इसका मतलब है कि N2 के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह से डिक्रीज करता है, या H2 डिसअपियरेंस ऑफ H2। कभी भी क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ H2 नहीं बोलेगा इस रिएक्शन। फॉर्मेशन हमेशा प्रोडक्ट साइड के लिए बोला जाएगा, या अपीयरेंस जो है हमेशा प्रोडक्ट साइड के लिए बोला जाएगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो डिसअपियरेंस ऑफ N2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिसअपियरेंस का मतलब है डिसअपियर होना, यानी कम होना, गायब होना, छुप जाना। यहाँ पे डिसअपियरेंस, या हम कहें रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम डिसअपियरेंस के लिए निगेटिव साइन का यूज करेंगे, और डेल्टा या डी लिखना चाहें डी भी लिख सकते हैं, N2 अपान डेल्टा टी। इसमें चाहे रिएक्शन में कोई नंबर है या नहीं है, उसको नहीं लिया जाएगा। उसी तरह से अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 की बात करेंगे, तो हम माइनस लगाएंगे और डेल्टा लगाएंगे, H2 अपान डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए H2 के पहले 3 था, लेकिन जब हम डिसअपियरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस नंबर को नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बोलता, तब हम यहाँ पे 1/3 लिखते। अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा गया है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूटिलाइज नहीं करेंगे। अब रेट ऑफ NH3 के लिए क्या वर्ड बोला जाएगा, NH3 के लिए कभी भी डिसअपियरेंस वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। NH3 के लिए क्या बोला जाएगा, फॉर्मेशन या अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 को सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, अपीयरेंस के लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे और डेल्टा NH3
अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह से जैसे कि हमने डिसअपियरेंस में नंबर का यूज नहीं किया है स्टेकोमेट्रिक का, उसी तरह से फॉर्मेशन में भी हम नहीं करेंगे। अलग अलग रिएक्शन में डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन एक ही कंपाउंड के अलग अलग हो सकते हैं। यही रिएक्शन की काइनेटिक्स को इंडिकेट करेगा। आप जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं और हमने लिखा 2A + 3B गिव्स 4C। अब यहाँ पे अगर आपसे हम क्वेश्चन पुटअप करें कि रेट ऑफ disappearance of B will be dash times of formation of C। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है B का डिसअपियरेंस C के फॉर्मेशन का कितना टाइम्स है। तो हमें B का डिसअपियरेंस और C के फॉर्मेशन में रिलेशन क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें रेट का फार्मूला लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन बी के टर्म्स में क्या होगा, -1/3, क्योंकि बी के पहले 3 है और रिएक्टेंट है तो माइनस लेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी। और यही रेट का फार्मूला हमें सी के टर्म्स में भी लिखना है। सी के आगे पहले हमारा नंबर लिखा हुआ है 4 और सी एक प्रोडक्ट है, तो आर इक्वल टू +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन सी अपॉन डेल्टा टी। अब चूंकि ये दोनों रेट हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वली रख सकते हैं। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम लिखेंगे -1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी और इक्वल टू +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन सी अपॉन डेल्टा टी। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, हमने आपको बताया था किसी का डिसअपियरेंस वो होता है जिसमें माइनस साइन हो लेकिन उसके साथ का नंबर नहीं हो। जैसे ये नंबर 1/3 लिखा है, अगर ये यहाँ से हटा दिया जाए तो हमारा जो टर्म बचेगा वो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी। इसे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बोल सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि यहाँ से नंबर 1/3 था, ऐसे तो मैजिक तो नहीं कर सकते कि इस नंबर को हटा दे। इस नंबर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इधर मल्टीप्लाई। जब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर हो जाएगा +3/4 और डेल्टा कंसंट्रेशन C अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आ गया है, इसको हम बोल सकते हैं डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल टू। अब हमने फॉर्मेशन के लिए भी इसी तरह से बोला था, फॉर्मेशन का मतलब इस प्लस के साइन और ये इतने पार्ट को हम फॉर्मेशन बोलेंगे नंबर को छोड़ करके। तो ये हमारा नंबर रह गया 3/4 इंटू, इसको हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ सी। माइनस डिसअपियरेंस के साथ चला जाएगा, फॉर्मेशन के साथ में प्लस चला जाएगा, नंबर बच जाएगा। तो हमारा ये आ गया 3/4 टाइम्स। जो हमारा क्वेश्चन था रेट ऑफ disappearance of B equal to 3/4 times of formation of C। स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, अगर हमने आपको लिखा है 2SO2 + O2 gives 2SO3 और हमने आपको दिया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 SO3 will be equal to dash rate of disappearance of O2। इसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लगातार चैनल को इसी तरह से प्रमोट करते रहेंगे। आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।